हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम 18th जून 2024 के पेपर को, जो अभी हमारा रिसेंटली पेपर हुआ है, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें हम इसके शुरू के क्वेश्चंस कुछ कर चुके हैं। अब हम 73 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। तो 73 क्वेश्चंस में क्या पूछा? द जनरल कोर्स ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो दैट फैशन एंड क्लोथिंग फॉलोज। ठीक है, तो अगर आपका फैशन और क्लोथिंग जो है वो किस चलन को, दिशा को, प्रवाह को क्या करता है? फॉलो करता है। ठीक है, ये बोल रहा है फैशन का परिधान के सामान्य चलन, दिशा और प्रवाह का अनुसरण करता है। ठीक है, तो किस तरफ चलता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फैशन ट्रेंड्स। ठीक है, मतलब फैशन ट्रेंड्स हम किसे बोलते हैं? जिस डायरेक्शन पे हमारा जो है फैशन ट्रेंड्स, जिस डायरेक्शन में हमारा फैशन मूव कर रहा है, एक डायरेक्शन की तरफ चल रहा है, एक फ्लो कर रहा है एक डायरेक्शन में हमारा फैशन है क्लोथिंग, तो उसे क्या बोलेंगे? हम फैशन ट्रेंड्स बोलेंगे। ठीक है, कहते ही हैं हम जनरली कि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, एक साथ शर्ट्स और पैंट्स लड़कियों ने पहनना शुरू किया, तो सभी ने शर्ट्स और पैंट्स, कुर्ते और पैंट्स शुरू कर दिए। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका फैशन ट्रेंड्स है। ठीक है, आता है और जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर फैशन ट्रेंड होगा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, अरेंज द स्टेप्स ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन सीक्वेंस। तो इजीएस्ट क्वेश्चन है ये। तो ये क्या है? आपका कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग को हमें क्या करना है? सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, किसको? कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग को हमें सीक्वेंस में लगाना है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो उन्होंने हमें क्या देखा? आउटलेट सिलेक्शन एंड परचेज, इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन, पोस्ट परचेज प्रोसेस, इंफॉर्मेशन सर्च एंड प्रोसेसिंग, और आपका प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन लास्ट। ठीक है, तो इसमें आप देखो तो सीधे सीधे ये भी पता चल रहा है कि पोस्ट परचेज प्रोसेस हमारा क्या होगा? हमेशा पोस्ट परचेज लास्ट ऑप्शन आएगा, जो खरीदने के बाद जो हमारा एक सेटिस्फैक्शन लेवल होता है। तो सी देख लो किस में लास्ट है, तो सी 2 में लास्ट है। तो 2 तो ये आपके ऐसे ही निकल गए। ठीक है, ये दोनों तो आपके ऐसे ही कट गए हैं। ठीक है, और ये 2 आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका सी वाला जो है वो लास्ट, इसमें लास्ट होगा, यानी कि पोस्ट परचेज बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या आएगा हमारे हिसाब से? सबसे पहले आप क्या करोगे? प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करोगे। प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करोगे मतलब आप डिसाइड करोगे प्रॉब्लम की हमें लेना क्या है। मान लो आपके घर में फ्रिज आपका ख़राब हो रहा है, तो आपने एक प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज की कि हमें क्या करना है? नया फ्रिज जो है वो लेना है। तो वो क्या होगी? आपकी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना, आपको अपनी नीड को आपने पहचाना कि हमें क्या करना है? फ्रिज नया लेना है। तो फर्स्ट नंबर पर आपका क्या आ जाएगा? फर्स्ट नंबर पर आपका आ जाएगा प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, फिर सेकेंड नंबर पर इसके बाद क्या आएगा? सेकेंड नंबर पर आएगा आपका, फिर आपने जो फ्रिज लेने का सोचा है, तो आप क्या करोगे? फ्रिज के बारे में जानकारी इकट्ठा करोगे। ठीक है, फ्रिज के बारे में आपने क्या करनी है? जानकारी इकट्ठी करनी है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन सर्च एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या आएगा? थर्ड नंबर पे आएगा आपका इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन। फिर आपने जितने भी अलग अलग ब्रांड्स के फ्रिज देखे, उनके रिव्यूज़ देखे, उनके बाद आपने उनको अच्छे से इवेल्यूएट किया, आपको ये लगा कि आपके पॉकेट पे कौन सा आपके बजट पे सूट कर रहा है, वो सब डिसाइड करके आपने सिलेक्शन उनमें से एक फ्रिज का कर लिया। ठीक है, फिर आउटलेट सिलेक्शन एंड परचेज, फिर फाइनल आपने सिलेक्शन किया और उसको क्या किया? परचेज खरीद लिया। ठीक है, खरीदने के बाद आपका ये आपके चौथे नंबर पे हो गया। फिफ्थ नंबर पे हो गया पोस्ट परचेज बिहेवियर। आप जब आपने चीज़ खरीद ली, उसको यूज़ कर रहे हो, तो आपका क्या डिसीजन है? आप उसको लेकर के खुश हो, जो भी आपने सामान खरीदा है सेटिस्फाई हो, या फिर आपको वो चीज़ नुकसान, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने फालतू वेस्टेज ऑफ मनी किया है। ठीक है, तो ये आपके इसमें स्टेप्स आएंगे। तो फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा? फर्स्ट नंबर पे प्रॉब्लम रिकग्नाइजेशन आएगा। सेकेंड नंबर पे आपका आएगा इन्फॉर्मेशन सर्च एंड प्रोसेसिंग। थर्ड नंबर पे आपका आएगा इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन। फोर्थ नंबर पर आएगा आपका आउटलेट सिलेक्शन एंड परचेज, और फिफ्थ नंबर पर आएगा आपका पोस्ट परचेज प्रोसेस। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन है, हमने पढ़ा भी है कंज्यूमर बिहेवियर में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द एप्लीकेशन ऑफ वेट डाई। ठीक है, जो आपकी वेट डाई होती है ना, जो हम डाई करते हैं कपड़ों में, उसको हम किस तरीके से अरेंज करेंगे? ठीक है, कैसे हम उसे कपड़ों में अरेंज करेंगे, तो कौन कौन से प्रोसेस उसके हैं? ठीक है, तो वेट डाई को अरेंज करने के लिए सबसे पहले कौन सी स्टेप करते हैं? हम वेटिंग की स्टेप करेंगे। तो सबसे नंबर वन पे क्या आएगा? वेटिंग आएगा। ठीक है, नंबर वन पे आपका क्या आता है? वेटिंग आएगा।
ठीक है। तो जो इसमें इन जनरल प्रोसेस होती है उसमें सबसे पहले क्या आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है आपका वेटिंग। ठीक है, इसमें थोड़ा अलग दे रखा है, लेकिन हम जो इन जनरल पढ़ेंगे तो उसमें फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, वेटिंग आता है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे आपका वेटिंग आता है। वेटिंग का मतलब क्या होता है, आपका फर्स्ट नंबर पे जो वेटिंग आएगा, वेटिंग का मतलब होता है कन्वर्शन ऑफ सॉल्युबल कमर्शियल वेट डाई पाउडर इनटू इट्स सॉल्युबल सोडियम सॉल्ट। ठीक है, जो आपकी वेट डाई पाउडर है उसको हमें क्या करना है, सॉल्युबल सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, ये पहला प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं वेटिंग। ठीक है, तो वेटिंग आपका पहला प्रोसेस है। इसमें आप क्या करोगे, जो भी आपका कमर्शियल वेट डाई है उसको आप, डाई पाउडर है उसको आप क्या करोगे, सॉल्युबल सोडियम सॉल्ट में आप उसको कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, तो इसमें एक्वियस डिस्पर्शन हम इसमें मान सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है आपका डाइंग का। ठीक है, दूसरा स्टेप है आपका डाइंग का। डाइंग के स्टेप में क्या होता है, आप एप्लीकेशन ऑफ रिड्यूस एंड डिजॉल्व वेट डाई टू दी फैब्रिक। ठीक है, जो भी आपकी गीली, जो भी आपकी लिक्विड फॉर्म में डाई आपने बनाई है उसको क्या करोगे, आप अपने फैब्रिक पे लगाओगे फ्रॉम एन अल्कलाइन रिड्यूसिंग बाथ। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एग्जॉस्टिंग एंड रिटार्डिंग एजेंट्स। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको अल्कलाइन रिड्यूसिंग बाथ के अंदर डिप करके अपनी डाई को लगाओगे इन प्रेजेंस ऑफ एग्जॉशन एंड रिटार्डिंग एजेंट्स। और किसकी प्रेजेंस में, एग्जॉशन और रिटार्डिंग जो हमारे एजेंट्स होते हैं, जो केमिकल और अच्छे से उसमें हेल्प करते हैं डाई लगाने में, उन केमिकल्स की प्रेजेंस में। ठीक है, फिर ये आपकी डाइंग स्टेप हो गई। फिर थर्ड स्टेप में आपका आएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या है, the conversion of soluble salt of leuco wet dye absorbed by the fiber into insoluble by aerial PR केमिकल ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये जो आपका डाई आपने लगाई है उसका ऑक्सीडेशन करके जो सॉल्युबल डाई बनाई थी आपने, उसको वापस आप किसमें बनाओगे, इनसॉल्युबल में बनाओगे, ताकि वो कपड़े से वापस बाहर ना निकले धोते समय। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के थ्रू करोगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के थ्रू। और फिर फोर्थ नंबर पे आपका आएगा आफ्टर ट्रीटमेंट। ठीक है, आफ्टर ट्रीटमेंट होगा फोर्थ नंबर पे। डाई आपकी पूरी लग गई है, लास्ट में आप क्या करोगे, आफ्टर ट्रीटमेंट दोगे। ठीक है, आफ्टर ट्रीटमेंट में क्या है, आप ट्रीट विथ सोप सॉल्यूशन टू गेट गुड फास्टनेस प्रॉपर्टी। ठीक है, आप क्या करोगे, सोप सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करोगे अपने फैब्रिक को, ताकि आपका जो है अच्छी फास्टनेस आपके कपड़े को मिले। ठीक है, एक अच्छे से उसमें डाई जो है परफेक्टली उसके अंदर लग जाए। ठीक है, तो ये मेन स्टेप्स होते हैं आपके किसके, जो हमारी वेट डाई है। अभी हम टेक्सटाइल पढ़ेंगे तो उसमें ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेट डाई के मेन स्टेप्स होते हैं। तो इनके हिसाब से जो इन्होंने दे रखा है सबसे पहले स्टेप में इन्होंने दिया है रीऑक्सीडेशन ऑफ डाई मॉलिक्यूल। जो आपके डाई मॉलिक्यूल को है उसको सबसे पहले रीऑक्सीडेशन कराओगे। ठीक है, फिर सी आपका होगा एक्वस डिस्पर्शन, यानी कि पानी में आप एक्वस मटेरियल बनाओगे, उसे पानी में घोलोगे एक तरीके से। ठीक है, सी सेकंड हो गया आपका एक्वस डिस्पर्शन। इसके बाद आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ डाई मॉलिक्यूल। तो इससे क्या होगा, आपका डाई मॉलिक्यूल जो होगा उनका एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाएंगे वो। डी में आपका आएगा वेटिंग की प्रोसेस, जो आपने उसमें डाई डाल के वेट कर लिया। ई हो गया सोपिंग ऑफ वेट डाई, जो वेस्ट, जो आप उसे साबुन से निकाल दोगे, सोप के, जो अभी हमने लास्ट में पढ़ा था। जो भी आपका डाइंग के बाद जो लास्ट ऑप्शन था आफ्टर ट्रीटमेंट वाला, वो ऑप्शन है जिसमें सोपिंग ऑफ वेट डाई। ठीक है, तो ये स्टेप्स इसके हिसाब से हैं। आप पता नहीं, देखो इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजन और घुमावदार दे दिए हैं, जिसमें से पहले नंबर पे अब क्या आ गया हमारा, वैसे देखा जाए तो ठीक ही है ये भी। तो पहले नंबर पे हमारा आ गया पहले नंबर पर हमारा आएगा रीऑक्सीडेशन ऑफ डाई मॉलिक्यूल। दूसरे नंबर पर हमारा आएगा एक्वस डिस्पर्शन, क्योंकि हम उसे एक्वस फॉर्म में लेके आ रहे हैं, वाटर के फॉर्म में लेके आ रहे हैं। ठीक है, फिर आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ डाई मॉलिक्यूल, उसमें डाई मॉलिक्यूल जो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका वेटिंग आएगा, और लास्ट में आपका आएगा सोपिंग ऑफ। ठीक है, लास्ट में आपका आएगा सोपिंग ऑफ। तो देखो सोपिंग ऑफ इन्होंने तीनों में ही दे रखा है, तो आप इससे भी नहीं लगा पाओगे, आपको पूरे स्टेप्स इसमें आने ही चाहिए। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया ना। तो ये हमारे जनरली डाई का एक प्रोसेस है जो आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76 क्वेश्चन। इसमें ये क्या कह रहा है, ये तो मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चंस हैं। इसमें आप देखोगे क्रेटिनिज्म क्या है, क्रेटिनिज्म वही है मानसिक मंदिता, इसे एक तरीके से कह सकते हो जो दिमाग थोड़ा आपका कम काम करता है। तो क्रेटिनिज्म का जो पहला एग्जाम्पल, पहला क्या लगेगा इसमें, तो आसान सा क्वेश्चन है, एकदम लगा दोगे आप। तो इसमें क्रेटिनिज्म किसकी कमी के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण। दिमाग बुद्धि कम हो जाती है ना,
मंदबुद्धिता जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका आयोडीन की कमी के कारण होता है। वाइट आउट स्पॉट जो आपकी आंखों में आ जाता है, आइस में आ जाता है, वो विटामिन ए की कमी से होता है, जो फ्लफी सी आंखों के ऊपर एक स्पॉट बन जाता है, ठीक है, वाइट आउट स्पॉट। तो विटामिन ए की कमी से आगे जाकर के इसमें अंधापन देखने को मिलता है आपको, ठीक है, ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगी अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाएगा टाइम पे। तो हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ बॉडी विच आर एक्सपोज टू द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो वही है, ये आपका नायसिन है, हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है। जो भी आपके बॉडी पार्ट जो हैं वो इन्वायरमेंट से एक्सपोज हो रहे हैं, तो उनमें क्या हो रहा है, हाइपर पिगमेंटेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिससे हम क्या बोलते हैं, कासल नेकलेस या पेलेग्रा ग्लव्स, ठीक है। नियासिन की कमी से होता है ना कि गले में जहाँ जहाँ धूप पड़ती है, पॉल्यूशन आपका होगा, उस गले के उस हिस्से में क्या बन जाता है, एक नेकलेस जैसा बन जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस तरीके का एक शेप बन जाता है, काला का ब्लैक से, यहाँ पे रिंकल्स से, और एक तरीके से सनबर्न सा हो जाता है इतने एरिया में, तो उसे क्या बोलते हैं, कासल नेकलेस बोलते हैं। और हैंड में भी हो जाता है वो, ठीक है, पूरे हाथ, जितने हाथ आपके धूप में एक्सपोज होते रहेंगे उसमें भी आप देखोगे तो उसमें हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा, कलर डार्क हो जाएगा, ब्लैक सा कलर हो जाता है, ठीक है। ये आसान है वैसे, तो आप लोगों को पता होगा। तो ये क्या हो गया आपका हाइपर पिगमेंटेशन, आपका किसके कारण होता है, नियासिन के कारण होता है, ठीक है। स्पून शेप जो हमारे नेल्स होते हैं वो आयरन की कमी के कारण होता है। अगर आपकी, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉलंचिया बोलते हैं, ठीक है, जो इसमें क्या होता है, आपके स्पून शेप्ड नेल हो जाते हैं, जो नाखून है ना उनमें स्पून शेप से हो जाते हैं, और पेपरी थिन नेल्स भी हो जाते हैं कि वो बिल्कुल पेपर जितने पतले पतले नेल्स हो जाते हैं, आराम से वो टूट भी जाते हैं, ठीक है। तो वो आयरन की कमी के कारण होते हैं, ठीक है। तो ये तो आसानी क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ अजरक प्रिंटिंग इन करेक्ट सीक्वेंस। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में है आपका, इन्होंने पूछा है जो हमारा अजरक प्रिंटिंग होती है, ठीक है, अजरक प्रिंटिंग जो होती है ये हमारा एक रसिस्ट स्टाइल है। रसिस्ट स्टाइल का मतलब क्या होता है, इसमें हम इस तरीके का पैटर्न यूज़ करते हैं जिसमें मान लो मुझे इस एरिया में कलर नहीं चाहिए, तो मैं इस एरिया में क्या कर दूँगी, वैक्स या ऐसा कुछ लगा दूँगी कि और फिर इसे डाई के घोल में डिप कर दूँगी, तो इस एरिया में जो है वो कलर नहीं आएगा, बाकी सारे एरिया में कलर आ जाएगा। तो इसको रसिस्ट स्टाइल बोलते हैं, जिसमें हम एरिया कवर कर देते हैं कि उसमें कलर चढ़े ही ना, तो ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके की रसिस्ट प्रिंटिंग है। अजरक क्या है, अब ब्लॉक प्रिंटेड टेक्सटाइल है, दैट इज रसिस्ट डाई यूजिंग नेचुरल डाई, ठीक है। तो ये आपका रसिस्ट डाई को में यूज़ करते हैं, हम इसे रसिस्ट डाई बनाते हैं, हम नेचुरल डाई को यूज़ करके, ठीक है। और एक ब्लॉक प्रिंटेड टेक्सटाइल है, ठीक है, ब्लॉक प्रिंटेड टेक्सटाइल भी हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ब्लॉक्स के थ्रू डिज़ाइन बनता है, ठीक है। दूसरा, ये कहाँ की है, ये कच्छ गुजरात की है, ठीक है, कच्छ गुजरात की, ठीक है, कच्छ गुजरात की है आपकी अजरक प्रिंटिंग, ठीक है। तो ये आपका, अब इन्होंने स्टेप्स पूछे हैं कि इसमें स्टेप्स है क्या क्या, ठीक है। तो स्टेप्स क्या क्या है इसके अंदर, सबसे पहला स्टेप है इसमें डी, ठीक है। डी क्या है आपका, आफ्टर स्काउरिंग एंड ब्लीचिंग द फैब्रिक इज सोक्ड इन अ हर्ड सॉल्यूशन माइरोबलम, ठीक है। इसको क्या करता है, हर्ड सॉल्यूशन में आपको डिप करके रखना है अपने कपड़े को, किसके बाद, जब उसकी स्काउरिंग और ब्लीचिंग जो है वो हो चुकी हो, जिसे हम बोलते हैं माइरोबलम, ठीक है, माइरोबलम में, ठीक है, इसको माइरोबलम भी बोलते हैं इस सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले आपने डिप कर दिया माइरोबलम में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, आप एक पेस्ट बनाओगे, ठीक है। पहले नंबर पे आपका ये आ गया डी वाला, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे आपका क्या आया, एक पेस्ट बनाओगे ऑफ स्क्रैप ऑफ आयरन, जगरी एंड ग्राम फ्लोर इज लेफ्ट टू फर्मेंट, ठीक है। यानी कि आपने क्या करना है, लोह, चूर्ण, गुड़ और चने के आटे का लेप किड़वन हेतु खुले में छोड़ दिया था, मतलब इन सबको मिक्स किया, फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया। आफ्टर मिक्सिंग टमरिंड पाउडर शीट्स एंड बॉइलिंग, इसके बाद आप क्या करोगे, जो आपका टमरिंड पाउडर होता है उसके सीड्स जो होते हैं, टमरिंड पाउडर सीड्स जो होते हैं वो उसको बॉईल करोगे। द पेस्ट इज प्रिंटेड फॉर गेटिंग ब्लैक कलर, ठीक है। और ये पेस्ट क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर में आ जाएगा, ठीक है। इमली के बीज का चूर्ण मिश्रित करने तथा उबालने के पश्चात कृष्ण काला वर्ण प्राप्त करने हेतु लेप की छपाई की जाती है। तो सेकंड नंबर पर आप ये करोगे। फिर थर्ड नंबर पे क्या करोगे, जो अलम है, अलम tamarind seed powder is mixed and boiled to the prepare thick moderate printed paste for red area
ऑफ द डिज़ाइन, ठीक है। यानी कि आपका जो फिटकरी है, ठीक है, फिटकरी जो है, फिटकरी इमली के बीज के पाउडर को मिलाया जाता है और डिज़ाइन के लाल क्षेत्रों के लिए गाढ़ा रंगवर्धक प्रिंटिंग लेप तैयार करने हेतु से उबाला जाता है, ठीक है। तो ब्लैक कलर के लिए हमने ये वाला यूज़ कर लिया ऊपर वाला, ठीक है। उसके बाद ये वाला हमने यूज़ किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, इसके बाद पहला आपका ये हो गया आफ्टर स्कोरिंग वाला, दूसरा आपका ये हो गया, थर्ड आपका ये हो गया, फोर्थ है वो आपका सी वाला, ठीक है, जिसमें गम, अरेबिक एंड लाइम्स आर मिक्स टू प्रिपेयर द खारियाना प्रिंटेड ऑफ द वाइट आउटलाइन, ठीक है। वाइट आउटलाइन की प्रिंटेड करने के लिए आप क्या करोगे, गम, अरेबिक एंड लाइम को मिक्सचर करोगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, खेत किनारी की मुद्रण के लिए खरियाना तैयार करने हेतु बबूल के गोंद और चूने को मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए, फोर्थ नंबर पे आप ये करोगे। उसके बाद लास्ट फिफ्थ नंबर पे आप क्या करोगे, स्टैम्पिंग द रसिस्ट पेस्ट मेड ऑफ लाइम, मिलेट्स एंड गम अराबिक ऑन ऑल द वाइट, ब्लैक एंड रेड प्रिंटेड एरियाज। द ब्लू कलर इज ऑब्टेन बाय डाइंग द फैब्रिक इन इंडिगो, ठीक है। चूने, श्री अन्न एवं बबूल के गोंद से बने प्रतिरोधी लेप की सभी सफ़ेद, काले तथा लाल मुद्रित क्षेत्रों पर मुद्रांकित किया जाता है और कपड़े को नील से विरंजित करने से नीला रंग प्राप्त कर दिया जाता है। फिर कपड़े में आप नीले रंग से उसको नीला कर दोगे कपड़ों को, ठीक है। और इन सब चीज़ों से आप क्या बना दोगे, डिज़ाइन बन जाएगा आपका, जिसे हम बोलते हैं रसिस्ट प्रिंट का डिज़ाइन, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। तो इसमें अभी हम टेक्सटाइल पढ़ेंगे तो इसे और डिटेल में पढ़ेंगे पूरे को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अपीयरल मैन्युफैक्चरिंग बाउंड सीम कम्स अंडर, ठीक है। परिधान निर्माण में बंधित सीवन किसके अंतर्गत आता है, तो बाउंड सीम की बात कर रहा है ये, ठीक है। जो हम हमारे टेक्सटाइल, हमारा जो अपीयरल डिज़ाइनिंग होता है, जो हम कपड़े वगैरह बनाते हैं फैशन इंडस्ट्री में, उसमें जो आपकी बाउंड सीम है वो किस क्लास के अंदर आती है, तो बाउंड सीम हमारी आती है क्लास 3 के अंदर, ठीक है। बाउंड सीम हमारी किसके अंदर आती है, क्लास 3 के अंदर आती है। इसमें बहुत सारी हैं हमारी, जैसे क्लास 1 पूछी है इन्होंने क्लास 1 के अंदर कौन सी आएगी, सुपर इम्पोज्ड सीम आती है। क्लास 1 के अंदर कौन सी आती है, सुपर इम्पोज्ड सीम होती है। और ये कहाँ होती है, वेयर फैब्रिक्स एंड्स आर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। जहाँ पे फैब्रिक के जो एंड्स हैं वो क्या है, आपके सेम डायरेक्शन में है, तो वहाँ सुपर इम्पोज सीम हम यूज़ करते हैं, उसे क्लास 1 बोलते हैं, ठीक है। क्लास 2 कहाँ यूज़ करते हैं, क्लास 2 यूज़ करते हैं हम लैब्ड सीम के लिए, ठीक है। वेयर एंड्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, जहाँ कपड़ों के जो एंड्स हैं वो कहाँ हैं, आपके अपोजिट डायरेक्शन में। क्लास 3 जो हमारा आंसर है, क्लास 3 वाला, क्योंकि इन्होंने बाउंड सीम पूछी है, तो क्लास 3 हम कहाँ यूज़ करते हैं, क्लास 3 हम यूज़ करते हैं बाउंड सीम में, ठीक है। क्लास 3 हम यूज़ करते हैं बाउंड सीम में। तो क्लास 3 हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, बाउंड सीम में, ठीक है। क्लास 3 हम यूज़ कर रहे हैं बाउंड सीम में। इसके अलावा, ठीक है, बाउंड सीम में यूज़ कर रहे हैं वेयर वन फैब्रिक एनकम्पासिस अनदर, ठीक है। जहाँ एक फैब्रिक जो है दूसरे फैब्रिक के साथ क्या होता है, इनकम्पासिस होता है, ठीक है। उसमें हम बाउंड सीम को यूज़ करेंगे। फोर्थ में क्लास 4 हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, फ्लैट सीम में, ठीक है। क्लास 4 हम कहाँ यूज़ करते हैं, फ्लैट सीम में होता है। क्लास 4 हम किसे बोलते हैं, फ्लैट सीम को बोलते हैं। क्लास 5 हम किसे बोलते हैं, डेकोरेटिव सीम को बोलते हैं। क्लास 6 हम एज सीम को बोलते हैं। क्लास 7 हम अटैचिंग ऑफ सेपरेट आइटम को बोलते हैं। क्लास 8 हम बोलते हैं सिंगली प्लाई कंस्ट्रक्शन को बोलते हैं, ठीक है। सिंगली प्लाई कंस्ट्रक्शन को बोलते हैं हम क्लास 8, ठीक है। तो ये इतने तरह के हैं, जब ये एक पूछ सकते हैं तो अब हमें सभी पढ़ने हैं, कोई भी आ सकता है एग्जाम में। टोटल हमारे पास 8 क्लासेज हैं हमारे सीम्स की, ठीक है। तो ये सारी सीम्स की क्लासेज हमें याद करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज इन अ सीक्वेंस द 6 स्टेजेस गिवन बाय गैलेंस्की, ठीक है। गैलेंस्की ने जो हमें 6 स्टेजेस दिए हैं तो उनको हमें क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। तो 6 स्टेजेस किसकी हैं, ये हमारी पेरेंटहुड की स्टेजेस हैं। किसकी हैं ये, पेरेंटहुड की, ठीक है। पेरेंटहुड की स्टेजेस हमारी हैं, ठीक है। जब हम पेरेंटहुड में एंटर होते हैं, मतलब जब आपका बेबी होने वाला होता है, आप बेबी प्लान कर रहे होते हो, तो वहाँ से लेकर के आपके जब बेबी आपका बड़ा हो जाएगा तो कौन कौन सी स्टेजेस में आप मूव करते हो, तो वो क्या है, पेरेंटहुड की स्टेजेस हैं, जो किसने दी थी, गैलेंस्की ने दी थी, ठीक है। तो गैलेंस्की ने क्या बोला था
उसकी जो सबसे पहली स्टेज होती है वो होती है इमेज मेकिंग स्टेज, ठीक है। इमेज मेकिंग स्टेज सबसे पहले वाली कौन सी है आपकी, इमेज मेकिंग स्टेज। ये कब शुरू होती है, ये आपकी जब आप कंसीव करते हो उससे पहले की तैयारी, ठीक है। कंसीविंग स्टेज से है तो आप जब पेरेंट्स बन रहे हो तो उससे पहले की ही आप तैयारी जो है वो शुरू करते हो। तो ये तो इमेज मेकिंग स्टेज हो गई आपकी, ठीक है। मतलब बेबी पैदा होने से पहले से ही आप जब उसके बारे में तैयारी करने लगते हो तो वो आपकी ये कंसीविंग की स्टेज है, ठीक है, जब कंसीव करते हो आप। दूसरा है आपका, इसके बाद सेकंड आएगा नर्चरिंग स्टेज। सेकंड क्या आएगा आपका, नर्चरिंग स्टेज। नर्चरिंग स्टेज में क्या है, बर्थ से लेकर के 2 साल तक के बच्चे के साथ हम होता है। जब बेबी जो है आपके बेबी के साथ आप अटैचमेंट बनाते हो, ठीक है। पेरेंट्स जो है वो बेबी के साथ अटैचमेंट बनाते हैं रूटीन में, और उसमें बहुत सी चीज़ों में उनका बदलाव भी आता है नर्चरिंग स्टेज में, ठीक है। पेरेंट्स की अपनी लाइफ में बहुत सारे बदलाव इसमें आते हैं, ठीक है। तो नर्चरिंग स्टेज हो गई। फिर थर्ड स्टेज है आपकी अथॉरिटी स्टेज, ठीक है। थर्ड स्टेज कौन सी है आपकी, अथॉरिटी स्टेज, ठीक है। अथॉरिटी स्टेज में क्या होता है आपका, ये 2 to 5 ईयर के जब बेबी होते हैं उस स्टेज में होते हैं, जब पेरेंट्स जो हैं बच्चों को गाइड करते हैं, गुड बिहेवियर के लिए रूल्स बनाते हैं, बॉन्डिंग के साथ साथ कम्युनिकेशन भी यहाँ होना पेरेंट्स और बच्चे के बीच में शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर फोर्थ स्टेज है हमारी इंटरप्रेटिव स्टेज, ठीक है। ये आपकी कब है, फोर्थ स्टेज कब हमारी होती है, ये जब बेबी आपका है इंटरप्रेटिव स्टेज है आपकी जब बेबी आपका 5 to 12 ईयर के आसपास होता है, तो हम किस स्टेज में होता है, पेरेंट्स उसके इंटरप्रेटिव स्टेज में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो अपनी आउटसाइड वर्ल्ड से भी कनेक्ट होते हैं, बाहर से भी कनेक्ट होने लगते हैं, स्कूल जाते हैं, सोसाइटी से कनेक्ट, उनके बाहर के दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। इसमें सोशल बिहेवियर सिखाना बच्चों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पे बच्चों के पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। वो मतलब ज़रूरी नहीं है कि अब तक उनके पेरेंट्स जो कहते थे वो उसको मान लेते थे, पर अब यहाँ पे उनके सेकंड थॉट्स भी डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ स्टेज है आपकी इंटरडिपेंडेंट स्टेज, ठीक है। फिफ्थ स्टेज है इंटरडिपेंडेंट स्टेज। ये एडोलसेंस में आती है। यहाँ पे बच्चों को आपको पता ही है कि फ्रीडम चाहिए होती है, लिटिल अपने आप पे ही वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, उन्हें और किसी की जितनी ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा बहुत गाइडेंस उन्हें चाहिए होता है, थोड़ा अलग ही टाइप के बच्चे हो जाते हैं। सिक्स्थ स्टेज है डिपार्चर स्टेज, ठीक है। डिपार्चर स्टेज सबसे लास्ट में ही होगी, जब बच्चा मैच्योर हो गया है, वो अपनी लाइफ बनाने या अपनी फैमिली बनाने, पढ़ाई के लिए, करियर के लिए वो घर से बाहर चला जाता है, ठीक है। तो डिपार्चर स्टेज है, समझ में आ गया, जब बच्चे अपनी खुद की जिम्मेदारी पूरे तरीके से खुद ही उठा लेते हैं। तो ये आपकी स्टेजेस हैं। फर्स्ट नंबर पे इमेज मेकिंग आएगी, ठीक है, ये वाली। सेकंड नंबर पे आएगी आपकी नर्चरिंग स्टेज। थर्ड नंबर पे आएगी आपकी अथॉरिटी स्टेज, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आएगी आपकी इंटरप्रेटिव स्टेज, फिर आएगी इंटरडिपेंडेंट स्टेज, और फिर आएगी आपकी डिपार्चर स्टेज, ठीक है। तो ये हमारी गैलेंस्की ने पेरेंटहुड की स्टेजेस दी थी, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक्स, ठीक है। कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक्स में क्या होता है, देखो 2 तरीके की स्केलिंग टेक्निक्स है हमारी, ये रिसर्च का क्वेश्चन है, ठीक है। 2 तरीके की रिसर्च टेक्निक्स है हमारी स्केलिंग टेक्निक। इसको हम रिसर्च के साथ साथ चाइल्ड रिसर्च जो हमारा HD वाला पोर्शन है उसमें भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो स्केलिंग टेक्निक में हमारे पास 2 तरह की है, एक है कंपैरेटिव, ठीक है, और दूसरी है हमारी नॉन कंपैरेटिव, ठीक है। एक तो हो गई हमारी कंपैरेटिव और दूसरी हो गई नॉन कंपैरेटिव, ठीक है। नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक है ये, ठीक है। तो एक तो कंपैरेटिव हो गई, एक नॉन कंपैरेटिव हो गई। तो अब इसमें जो है कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है, कंपैरेटिव का मतलब है जब हम सीधे सीधे किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो वो तो कंपैरेटिव हो गया। डायरेक्ट कंपैरिजन टू अदर, मतलब लोगों के दूसरों के साथ हम सीधे सीधे कंपैरिजन कर रहे हो, तो वो क्या है, कंपैरेटिव हो गया। और नॉन कंपैरेटिव में क्या होता है, हम खुद के साथ इवेल्युएट अ सिंगल प्रोडक्ट बाय इटसेल्फ, मतलब एक ही प्रोडक्ट्स की चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं अलग अलग हम, ठीक है। एक तो हम मान लो हम जूसेस हैं, ठीक है। जूसेस में हम एप्पल का जूस और बनाना का जूस कंपेयर कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो तो हमारा कंपैरेटिव हो गया, ठीक है। और जब हम एप्पल के जूस में ही अलग अलग चीज़ डायमेंशन को, इसकी स्मेल कैसी है, उसका टेक्सचर कैसा है, जब हम ये कर रहे हैं तो वो क्या, वो नॉन कंपैरेटिव हो गया, ठीक है। तो कंपैरेटिव और नॉन कंपैरेटिव में अंतर, जब हम अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिव में आएगा। जब एक ही चीज़ की अलग अलग चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, एक ही चीज़ के अंदर हम कंपेयर कर रहे हैं, तो वो हमारा नॉन कंपैरेटिव में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा है कंपैरेटिव और नॉन कंपैरेटिव, ठीक है। अब जो हमारी टेक्निक्स हैं, ठीक है, तो अब हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं,
इन्होंने कौन सा पूछा है, इन्होंने कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक्स पूछी है। तो कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक्स में हमारे पास है गटमैन स्केल, ठीक है, गटमैन स्केल हमारा कंपैरेटिव टेक्निक्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा रैंक ऑर्डर स्केल, ये हमारा कंपैरेटिव का है, रैंक ऑर्डर स्केल ये लगा हुआ है, ये हमारा कंपैरेटिव का है, ये हमारा कंपैरेटिव का है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये हमारा कंपैरेटिव का है। दूसरा है हमारा रैंक ऑर्डर स्केल हो गया, रैश स्केल हो गया, ठीक है, रैंक ऑर्डर रैश स्केल, कांस्टेंट सम स्केल, ठीक है, कांस्टेंट सम स्केल भी हमारा किसका है, कंपैरेटिव का है, ठीक है। पेयर्ड कंपैरिजन स्केल भी हमारा किसका है, कंपैरेटिव का है, ठीक है। ये तीनों हमारे किसके हैं, कंपैरेटिव के। अब इन्होंने पूछा है कि कंपैरेटिव का क्या नहीं है, तो वो कॉन्टिन्यूस स्केल नहीं है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस स्केल किसका है, ये नॉन कंपैरेटिव का है, ठीक है, नॉन कंपैरेटिव का है हमारा कंटिन्यूस स्केल, ठीक है, ये हमारा नॉन कंपैरेटिव का है। इसके अंदर आपका स्टेपल स्केल, लिकर्ट स्केल जो नॉन कंपैरेटिव हैं, ठीक है, जैसे नॉन कंपैरेटिव में एक तो कंटिन्यूस स्केल आएगा, स्टेपल स्केल आएगा, लिकर्ट स्केल आएगा, सिमेंटिक लिकर्ट सिमेंटिक डिफरेंसेस आएगा आपका, और आइटमाइज्ड स्केल आएंगे, ठीक है। ये सब हमारे किसके हैं, ये हमारे नॉन कंपैरेटिव के हैं। और कंपैरेटिव में क्या क्या आता है, हमारा गटमैन स्केल आता है, रोशेस स्केल आता है, रैंक ऑर्डर स्केलिंग आता है, कांस्टेंट सम स्केलिंग आता है, पेयर्ड कंपैरिजन स्केल आता है, ठीक है। ये सारे हमारे किस में आते हैं, क्यू शॉर्ट स्केल है, ये सब हमारे किस में है, ये हमारे हैं सब कंपैरेटिव स्केल में, ठीक है। तो हमें ये याद करने हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे रिसर्च का पोर्शन तो उसमें ये सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिसिथिन, ये भी आसान से ये, हाँ, पहला वाला है, द कलरलेस कंपाउंड विच ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग सच एज अ हीटिंग इन एन एसिड सॉल्यूशन आर कन्वर्टेड इनटू कलर्ड कंपाउंड। ये आपका पिगमेंट से आया है क्वेश्चन। इसमें ये क्या बोल रहा है, वो कौन सा कलरलेस कंपाउंड है जिसे जब हम हीट करते हैं एसिड सॉल्यूशन में तो वो कलर्ड कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। प्रोसेसिंग करेंगे, हैंडलिंग करेंगे, हीट करेंगे, तब वो क्या होगा आपका एसिड सॉल्यूशन के साथ जैसे हम हीट कर रहे हैं उसे, तो क्या हो जाएगा, वो कलर्ड कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है, ल्यूकोएंथ्रोसायोनिन्स, ल्यूकोएंथ्रोसायोनिन्स जो है ये वाला आपका इसका आंसर है, ठीक है। ये वैसे कलरलेस होता है, लेकिन जब हम इसे हीट करते हैं, इसे गर्म करते हैं, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका ये कलर देने लगता है, ठीक है। ये किसी जो हमारा ल्यूकोएंथ्रोसायोनिन्स है, ये हमारा क्या है, ये एंथ्रोसाइनाइड्स एंड एंथ्रोसायोनिन्स से का रिलेटेड है, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये आपके पिगमेंट्स हैं, ठीक है, पिगमेंट्स से रिलेटेड है, ये जो खाने में पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लिसिथिन है। ये तो थोड़ा इसलिए भी आसान है, लिसिथिन तो मुझे लगता है सबको ही पता है, इतने बार आ चुका है क्वेश्चन में कि ये आपको पता है कि एमल्सिफायर है ये, ठीक है, एमल्सिफायर है लिसिथिन। तो ये तो आप एकदम मिला दोगे। ये मैंने अपना जो लिपिड वाला चैप्टर है उसमें इमल्सिफायर को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो फूड एंड न्यूट्रिशन के वीडियो में, ठीक है। तो इमल्सिफायर हमारा लिसिथिन क्या है, एक इमल्सिफायर का काम करता है, और ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। और इसमें ये देखो आपका एक ही है जिसने ए का क्या दिया है, फोर्थ दिया है, एक ही ऑप्शन में ए का फोर्थ दिया गया है, तो ये ऑप्शन आपका ऐसे ही ठीक हो जाएगा। बाकी सब में ए का किसी में भी फोर्थ नहीं दिया है, तो आपका कौन सा हो गया है, ये वाला आपका आंसर जो है वो ठीक हो गया है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, आप इस तरीके से भी अगर आपको कुछ नहीं आता है तो कोई एक भी आ रहा है तो उससे भी टैली करके आपका आंसर आप थोड़ा बहुत गैस लगा के अपने आंसर को लगा सकते हो, ठीक है। तो लिसिथिन क्या है आपका, इमल्सिफायर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है आपका नियोटेम, ठीक है। नियोटेम क्या होता है, हमारा एक अमीनो एसिड है, ठीक है, डाईपेप्टाइड अमीनो एसिड है ये, ठीक है, का वेरिएशन है, एक डाईपेप्टाइड अमीनो एसिड का एक वेरिएशन है, डेरिवेटिव है ये, ठीक है। ये क्या है आपका, ये क्या काम करता है, ये काम करता है नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर का काम करता है, मतलब न्यूट्रिशन कुछ नहीं है, जैसे शुगर फ्री है हमारा, ठीक है, उसी की तरह काम करता है अपना आपका न्यूटेम, ठीक है। न्यूटेम आपका शुगर फ्री की तरह काम करता है, ठीक है। ये वाला न्यूटेम जो है वो आपका शुगर फ्री की तरह काम करता है, नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर है ये, मीठा मीठा तो देता है, और इसकी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो 0 होती है, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूटेम है आपकी, ठीक है। लिसिथिन हो गया, न्यूटेम हो गया, फिर है क्लोराइन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्लोराइन डाइऑक्साइड आपका क्या है, ये आपका फ्लावर ब्लीचिंग एंड इम्प्रूविंग एजेंट्स है, ठीक है। तो ये ब्लीच करने का काम करता है, ठीक है, चीज़ों को ब्लीच करने का, जैसे कि आप आटे वगैरह में इसको यूज़ करते हो तो आटा जो है और भी वाइट हो जाता है, ठीक है। तो इम्प्रूविंग एजेंट्स और फ्लावर ब्लीचिंग एजेंट्स है, ठीक है। फिर है आपका बेकिंग पाउडर, आपका है लीवनिंग एजेंट है। लीवनिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो आपके एयर पॉकेट्स बनाने का काम करते हैं खाने की चीज़ों में, जैसे कि
फर्मेंटेशन में, ठीक है। तो फर्मेंटेशन हो गया, लीवनिंग एजेंट हो गया, लगभग एक ही जैसी बातें हैं दोनों। तो जैसे कि आपका उसमें होता है ढोकले में फ्लफ़ी फ्लफ़ी, ब्रेड के अंदर फ्लफ़ी फ्लफ़ी, तो वो क्या करते हैं, ये कौन करता है, बेकिंग पाउडर काम करता है फ्लफ़ीनेस लाने का, लीवनिंग एजेंट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके सारे आंसर हो गए। लिसिथिन का ये हो गया, और न्यूटेम का आपका ये हो गया, क्लोरीन ऑक्साइड आपका ये हो गया, और लीवनिंग एजेंट्स आपका ये हो गया। तो उल्टे चल रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इज डेट इज अ रिड्यूस डेट इज, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च की वैल्यू क्या क्या है, ठीक है। एक तो साइंटिफिक रिसर्च किस लिए काम आती है, हमने रिसर्च पढ़ी है, उसमें एक साइंटिफिक रिसर्च होती है, आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई थी साइंटिफिक रिसर्च। उसमें आप देखोगे इनकरेज ट्रेडिशनल माइंडसेट, ठीक है। एक तो ये रिड्यूस अनसर्टेनिटी को घटाता नहीं बल्कि बढ़ाता है, ठीक है। अनसर्टेनिटी मतलब कि कुछ भी हम गड़बड़ ना हो, ठीक है, मतलब हम 100% जिसको नहीं कह पा रहे हैं, तो अनसर्टेनिटी को घटाता है ये, ठीक है। फिर है आपका दूसरा ये वाला जो इनकरेज ट्रेडिशनल माइंडसेट को भी घटाता है, इनकरेज नहीं करता, घटाता है इसको, ठीक है। इंश्योर रिजिडिटी, ठीक है, ये आपका इसका ऑप्शन है। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग और हेल्प इन असर्टेनिंग ट्रेंड्स, ठीक है। इसके आंसर ये होंगे इंश्योर रिजिडिटी, इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग और हेल्प इन सर्टेनिंग ट्रेंड्स, ठीक है। इन सब में हेल्प करता है। अपने दृढ़ सुनिश्चित करता है, इसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुविधा, इसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार होता है, और इसमें रुझान जो है वो सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है, ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, सी, डी और ई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द यूज़ ऑफ अ परफॉर्मेंस अप्रेजल इन अ फूड सर्विस इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। अगर आप परफॉर्मेंस अप्रेजल दे रहे हो, परफॉर्मेंस अप्रेजल हम किसे देते हैं, एम्प्लॉयज़ को देते हैं, ठीक है, कि हमारा एम्प्लॉयज़ कितना अच्छा काम कर रहा है, उतना अच्छा आप उसका अप्रेजल लगाते हो, उसका सैलरी बढ़ा सकते हो, उसके साथ कुछ और किसी और तरह के उसको अप्रेजल दे सकते हो कि वो, तो वो क्या है, आपके परफॉर्मेंस के बेस पे जो अप्रेजल देते हैं, जो बेनिफिट्स उसको दे रहे हैं, फ़ायदे हम दे रहे हैं, वो सब किस में आता है, आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल में आता है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखोगे तो एम्प्लॉयज़ के लिए है परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो इसमें अगर हम फूड सर्विस इस्टेब्लिश, मतलब अगर हमारा खुद का रेस्टोरेंट है या इस तरीके की चीज़ें हैं, तो उसमें हम अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से परफॉर्मेंस अप्रेजल देंगे, ठीक है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में आप देखो तो इसमें क्या क्या है, द यूज़ ऑफ परफॉर्मेंस फूड सर्विस, व्हाट आर द यूज़ ऑफ, हमें देखना है परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या क्या यूज़ है। तो टू प्लान फॉर द परचेज ऑफ इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट के परचेज का परफॉर्मेंस अप्रेजल से कोई लेना देना नहीं है, तो एक तो ये गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि हम एम्प्लॉयज़ का देख रहे हैं कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है, उसके बेस पर हम उसे अप्रेजल दे रहे हैं, उसके सैलरी बढ़ा रहे हैं, इस तरीके का कुछ बेनिफिट उसका कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंतर्गत ये आएगा, ये नहीं आएगा कि इक्विपमेंट से आपका कोई लेना देना नहीं है। फिर दूसरा है आपका टू डिटरमाइन जॉब कॉम्पिटेंसीज, ठीक है, कार्य क्षमता निर्धारित करना। तो ये हो सकता है कि आप उसकी जो जॉब कॉम्पिटेंस है, जो कार्य क्षमता है, उसको निर्धारित कर रहे हो, ठीक है, ये आपका आ सकता है इसके अंतर्गत, क्योंकि आप ये देख रहे हो ना कितना अच्छा वो काम कर रहा है। टू फाइनलाइज द मेन्यू, तो मेन्यू को फाइनलाइज करने में भी इसका कोई काम नहीं है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, ठीक है। टू असिस्ट द नीड फॉर एडिशनल ट्रेनिंग और काउंसलिंग, और ये देखना है कि आपका जो एम्प्लॉई है उसको एडिशनल ट्रेनिंग और काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं। जब आप उसके परफॉर्मेंस को देखोगे, उसके परफॉर्मेंस को अप्रेस करोगे, उसके परफॉर्मेंस पे एक एक ऑब्जर्व करोगे, उसको ध्यान दोगे, उसके बारे में समझोगे, तो आपको पता लगेगा कि इसे किस फील्ड में ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ठीक है, कहाँ ये लैक कर रहा है, तो ट्रेनिंग और काउंसलिंग की ज़रूरत उसे कहाँ है, तो ये भी ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड वाला है टू रिव्यू द एम्प्लॉयज़ प्रोग्रेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ है उसकी प्रोग्रेस को रिव्यू करने के लिए हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल लगाते हैं। तो बाकी ये 3 ऑप्शन ठीक हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अकॉर्डिंग टू एलपोर्ट पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे एलपोर्ट के जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या क्या होता है। तो उसके अकॉर्डिंग एक तो आप जो एलपोर्ट है उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 3 हैं, ठीक है। एक तो कॉर्डिनल ट्रेट्स है, दूसरा सेंट्रल ट्रेट्स है, और तीसरा है सेकेंडरी ट्रेट्स, ठीक है। जो एलपोर्ट है उन्होंने कितने पर्सनैलिटी ट्रेट्स दिए थे, उन्होंने 3 पर्सनैलिटी ट्रेट्स दिए थे, ठीक है। पहला क्या था, कॉर्डिनल, ठीक है, कॉर्डिनल ट्रेट्स थे। दूसरा था सेंट्रल ट्रेस्ट, ठीक है, सेंट्रल
ट्रेट्स, ठीक है, सेंट्रल ट्रेट्स हो गए। तीसरा था सेकेंडरी ट्रेट्स, ठीक है, तीसरा था सेकेंडरी। तो इस तरीके के 3 ट्रेट्स उन्होंने दिए थे कि 3 तरह की पर्सनैलिटी हमारे अंदर पाई जाती हैं, 3 पार्ट्स में हमारी पर्सनैलिटी पाई जाती है, ठीक है, ऐसा एल्पोर्ट ने बोला था, ठीक है। जिसमें से जो सबसे पहला कॉर्डिनल ट्रेट्स थे, इसको मास्टर ट्रेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्डिनल ट्रेट्स को हम मास्टर ट्रेट्स भी बोलते हैं। पर्सनल, जब किसी व्यक्ति की हम पर्सनैलिटी को पूरे तरीके से डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है, किसी एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी को एक शब्द में हम बोल दें, एक लाइन में हम बोल दें। जैसे महात्मा गांधी कहते हैं सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है, तो वो क्या हो गई, वो आपकी उनकी कॉर्डिनल ट्रेट्स हो गई। जैसे हिटलर क्या था, बहुत ही क्रूल था, ठीक है, बहुत ही क्या बोलेंगे उसे, कठोर था, बुरा इंसान था, ठीक है, तो वो हमने हिटलर का बोला। तो इस तरीके से आप अगर देखोगे, जैसे आइंस्टाइन क्या है, महान वैज्ञानिक थे, ठीक है, उनका जो बहुत टैलेंटेड इंसान थे वो, ठीक है। अब्दुल कलाम क्या थे, बहुत बड़े टैलेंटेड व्यक्ति थे। तो ये क्या है, ये आपके कॉर्डिनल ट्रेट्स हैं, ठीक है, मास्टर ट्रेट्स भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल ट्रेट्स कौन से होते हैं? सेंट्रल ट्रेट्स वो होते हैं जिसमें व्यक्ति के 5 से 10 पर्सनैलिटी आती हैं, हम के बारे में बोलते हैं। जैसे कोई इंसान कितना सच बोलता है, ऑनेस्टी भी है, शाई भी है, इंटेलिजेंस भी है, काइंडनेस भी है, तो हम बोलते हैं कि यार ये व्यक्ति तो बहुत ही अच्छा है, सीधा सा है और झूठ भी नहीं बोलता है कभी। ये उसके 5-10 कैरेक्टरिस्टिक्स हम ध्यान में रखते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में, तो वो सेंट्रल ट्रेट्स हो गया। सेकेंडरी ट्रेट्स वो हो गया जो किसी सर्टेन है स्पेसिफिक सिचुएशन में दिखाई दी है। जैसे कि किसी को बहुत गुस्सा आ गया, किसी ने कुछ ऐसा कर दिया कि सामने वाले को कभी गुस्सा आ गया, जिससे साल भर में कभी गुस्सा नहीं आता, ठीक है। तो जब किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में दिखाई देगी तो वो हमारी सेकेंडरी ट्रेट्स हैं। तो जनरली हमारे पास 3 तरह की ट्रेट्स होती है एल्पोर्ट के हिसाब से, ठीक है। तो इसी में इन्होंने दिया है कि अकॉर्डिंग टू एल्पोर्ट पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर रियल एंड एग्जिस्ट विद इन ईच ऑफ अस, ठीक है। एक तो ये रियल होती हैं और हम सबके अंदर ये एग्जिस्ट करती हैं, तो ये सही बात है, ठीक है। तीनों ट्रेट्स जो है वो रियल होती हैं और हम सबके अंदर ये करती हैं। कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड एम्पेरिकली, ठीक है, इंद्रियानुभव के रूप से इन्हें प्रदर्शित किया जा सकता है। ये दिखाई देती रहती है, आपकी पर्सनालिटी जो है वो दिखाई देती रहती है, आपके अंदर से झलकती रहती है, ठीक है। डिटरमाइन और कॉज बिहेवियर, ये व्यवहार का या तो अवधारणा होता है अथवा इसमें व्यवहार कारित हो सकता है, ठीक है। तो ये डिटरमाइन और कॉज बिहेवियर मतलब आपके बिहेवियर को निर्धारित करती है, ठीक है। तो ये आपके 3 इसके आंसर आ गए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द स्टेप्स ऑफ द कंडक्टिंग अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन सीक्वेंस, ठीक है। तो अगर आपको अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम इन सीक्वेंस कंडक्ट करना है तो उसके क्या क्या स्टेप जो है वो आप कंडक्ट करोगे, ठीक है। तो ये क्या बोला, अरेंज द स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम इन सीक्वेंस। तो अगर आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करनी है तो सीक्वेंस में लगाइए। तो इसका सबसे पहला क्या आएगा, इसका सबसे पहला आएगा असेसिंग द नीड्स, ठीक है। सबसे पहले तो आप नीड ही पहचानोगे ना कि किस फील्ड में आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, तो सबसे पहला आपका आएगा असेसिंग द नीड्स, ठीक है, पहले नंबर पर ये आएगा। दूसरे नंबर पर आएगा डिटरमाइन द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कि आपको सिखाना क्या है, उसके उद्देश्य बनाओगे आप, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ आपको सिखानी है, उद्देश्य बनाओगे। थर्ड नंबर पर आएगा डिजाइनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, फिर थर्ड नंबर पर आप क्या करोगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिज़ाइन करोगे। फोर्थ नंबर पर आएगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, फिर जो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसे इम्प्लीमेंट करोगे। फिफ्थ नंबर पर आएगा इवेल्यूएशन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है उसको इवेल्यूएट करोगे, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो गए। तो पहले नंबर पर क्या है आपका, पहले नंबर पर आपने असिस्ट किया ट्रेनिंग को, ठीक है, नीड्स को पहचाना कि किस फील्ड में आपके एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। दूसरे नंबर पर आप डिटरमाइनिंग द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, जो आपके ऑब्जेक्टिव, जो भी आपको ट्रेनिंग देनी है उसके आपने ऑब्जेक्टिव बना लिए। थर्ड नंबर पर आपने अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिज़ाइन किया कि आपको क्या क्या सिखाना है, किस तरीके से सिखाओगे, क्या प्रोसीजर होगा। थर्ड नंबर पर आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम को आपने डिज़ाइन किया। फोर्थ नंबर पर आपने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम, फिर आपने जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम की प्लानिंग की है वो जाकर के इम्प्लीमेंट कर दिया, आपने एम्प्लॉयज़ को सिखा दी, ट्रेनिंग दे दी, ठीक है। फिर फिफ्थ नंबर पर आप इवैल्यूएशन करोगे कि आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम कितनी सक्सेस रही, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन हो गए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन का इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है। रिसर्च डिज़ाइन कौन सी वाली थी, वही था ना जो कि आप क्या बनाते हो, एक ब्लूप्रिंट बनाते हो अपनी रिसर्च का कि आपको क्या क्या काम कब कब करना है। तो एक तो ब्लूप्रिंट है ये, ठीक है। दूसरा क्या है, इट एक्सपेंड्स बाउंड्रीज ऑफ रिसर्च एक्टिविटी। ठीक है, ये हमारी जो रिसर्च एक्टिविटी है उसकी बाउंड्रीज को बढ़ाता है। ठीक है, इट इनेबल्स इन्वेस्टिगेशन टू एंटिसिपेट पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसके फलस्वरूप अन्वेषण की भावी समस्याओं के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है कि आगे जाके आपको क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी। तो आप पहले से ही सोच के बैठ जाते हो कि हमारी प्रॉब्लम, हमारी रिसर्च में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो पहले जब रिसर्च डिज़ाइन बनाओगे ना तो बहुत सी चीज़ें आप पहले से ही डिसाइड सोच लोगे, उनका समाधान भी निकाल लोगे। ठीक है, इसमें इट प्रमोट्स कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी को कम प्रमोट नहीं कर रही, बल्कि वो क्या कर रही है, कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर रही है रिसर्च डिज़ाइन हमारी। ठीक है, हम पहले से जब एक ब्लूप्रिंट है, प्लानिंग कर रहे हो आप सब कुछ, जब पहले से ही आप प्लान कर लोगे तो काम आपके लिए आसान हो जाएगा, ना कि कठिन हो जाएगा। एक तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, इट डिक्टेट्स बाउंड्रीज ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज़। यह शोध कार्यक्रम सीमाओं पर अपनी अधिरोपित करती है। तो ये भी गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं करती है। तो आपका फर्स्ट ए सी और ई इसका आंसर है। ठीक है, ए सी और ई इसका आंसर है। नहीं सॉरी, बी वाले होगा इसका आंसर। ठीक है, बी सी और ई जो है वो इसका आंसर है, बी सी और ई। ठीक है, बी सी ई इसका आंसर है, ये वाला। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इरेक्शन की थ्योरी है भैया, ये बहुत ही आसान थ्योरी है, तो इसको तो बिल्कुल, इस पर तो डिस्कस करना भी अब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इतने बार ये एग्जाम में आ चुकी है और हर साल जरूर ही आती है ये। तो इसका सबसे पहला ऑटोनॉमी एंड शेम एंड डाउट हो जाएगा सबसे फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे आइडेंटिटी वर्सेस रूल कन्फ्यूजन होगा। थर्ड नंबर पे इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन होगा। फोर्थ नंबर पे आपका जनरेटिव वर्सेस सेल्फ एब्जॉर्प्शन होगा। फिफ्थ नंबर पे इंटीग्रेटिव वर्सेस डिसअपेयर होगा। ठीक है, तो 1000 बार आ चुकी है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा हमें डिस्कस करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रुप अप्रोच इन कम्युनिकेशन एक्सटेंशन कैन बी डन थ्रू। तो कम्युनिकेशन और एक्सटेंशन में इनमें से कौन सा ग्रुप अप्रोच जो है वो हम किसके द्वारा कर सकते हैं। बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है। तो डेमोन्स्ट्रेशन हमारा ग्रुप में होता है, हम एक ऐसा डेमो तो हम ग्रुप में ही दिखाते हैं ना, तो डेमोन्स्ट्रेशन हमारा ग्रुप में होता है। फील्ड डेज एंड टूर हम ग्रुप में लेके जाते हैं। ट्रेनिंग द लीडर्स ये हम ग्रुप में करेंगे। डिस्कशन मीटिंग हम ग्रुप में करेंगे। पर्सनल विजिट हम ग्रुप में नहीं करते हैं। ठीक है, पर्सनल विजिट का मतलब क्या है, घर घर जाऊँगी पर्सनल विजिट करूँगी तो ग्रुप में नहीं होगा, एक एक व्यक्ति का होगा, इंडिविजुअल के अंदर आएगा पर्सनल विजिट। तो ए बी सी ई इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद है अरेंज इन अ सीक्वेंस द स्टेज इन अ फील्ड ऑब्जर्वेशन। फील्ड ऑब्जर्वेशन की स्टेज को हमें सीक्वेंस में लगाना है। तो फील्ड ऑब्जर्वेशन के स्टेज को अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले तो आप रिसर्च साइट को चूज़ करोगे कि किस जगह जाकर के आपने ऑब्जर्व करना है लोगों को, चीज़ों को। ठीक है, तो पहले नंबर पे ये आएगा। दूसरे नंबर पे आप करोगे गेनिंग एक्सेस द सेटिंग एंड टेकिंग अ रोल। ठीक है, सबसे फिर उसके बाद क्या करोगे आप, सेकंड नंबर पर भूमिका निर्धारण और भूमिका ग्रहण का अभिगम प्राप्त करोगे। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे आप इसके बाद क्या करोगे, जॉटिंग डाउन नोट। ठीक है, अपने नोट्स लगाओगे, अपने नोट्स बनाने शुरू कर दोगे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे ना, गेनिंग एक्सेस इन द सेटिंग एंड टेकिंग अ रोल, मतलब आप जाकर के चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके बाद अपने नोट्स बना रहे हो। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे है फॉर्मुलेशन एनालिसिस, पे एनालिसिस करोगे। सबसे लास्ट नंबर पे आप क्या बनाओगे, अपनी खुद की राइटिंग रिपोर्ट, फिर अपनी रिपोर्ट बनाओगे, जो भी चीज़ आपने ऑब्जर्व की है उसके बारे में रिपोर्ट आप बनाओगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द स्टेप्स इन अ कंडक्टिंग पेयर टी टेस्ट। ठीक है, पेयर टी टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स आपको चाहिए। ठीक है, तो पेयर टी टेस्ट के स्टेप्स क्या होते हैं, इसमें तो इन्होंने थोड़ा अलग टाइप के दे रखे हैं, लेकिन हमारा जो है जो मेन स्टेप्स होता है वो कैलकुलेट द सैम्पल मीन। सबसे पहले आप क्या करोगे, मीन को कैलकुलेट करोगे। फिर क्या करोगे, कैलकुलेट द सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर आप सैम्पल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको कैलकुलेट करोगे। थर्ड नंबर पर आप करोगे कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक, फिर आप स्टैटिस्टिक को टेस्ट करोगे। ठीक है, और फिर करोगे आप कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग द टेस्ट स्टैटिस्टिक अंडर द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, नल हाइपोथेसिस में कितनी प्रोबेबिलिटीज़ है हमारे ऑब्जर्विंग को टेस्ट करने की। ठीक है, फिर हम लास्ट में ये देखेंगे। तो ये मेन जो है ये वाले स्टेप्स होते हैं, पर इन्होंने कौन से दे रखे हैं, इन्होंने दे रखे हैं हमारे कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिफरेंसेस एंड कैलकुलेट एस ई। ठीक है, पहला तो ये है। फिर दूसरा आपका इन्होंने क्या दे रखा है,
कैलकुलेट मीन डिफरेंसेस, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, मीन डिफरेंसेस को कैलकुलेट करोगे। फिर सी वाला है कैलकुलेट टी स्टैटिस्टिक, ठीक है, टी स्टैटिस्टिक को कैलकुलेट करोगे। फिर फोर्थ वाला है आपका कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जर्वेशन इन ऑन ईच पेयर, ठीक है। और फिर 5 वाला है कंपेयर विद क्रिटिकल वैल्यू, फिर क्रिटिकल वैल्यू के साथ आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट पावरफुल एंड परवेसिव डिफेंस मैकेनिज्म एज इट वर्क टू पुश अनएक्सेप्टेबल इड इम्पल्सेस आउट ऑफ अवेयरनेस एंड बैक इनटू द अनकॉन्शियस माइंड इज, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, जो बहुत पावरफुल एक परवेसिव सब में पाए जाने वाला डिफेंस मैकेनिज्म है, जो क्या करता है, कुछ अनएक्सेप्टेबल इड इम्पल्सेस को, ठीक है, अपने अवेयरनेस से कहाँ भेज देता है, अनकॉन्शियस माइंड में भेज देता है, ठीक है। तो डिफेंस मैकेनिज्म सबको ही पता है कौन से होते हैं, जो हमें किसने दिए थे, फ्रॉइड ने दिए थे। और ये रिप्रेशन है, ठीक है। रिप्रेशन में क्या होता है, हमारे जो भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो एट इम्पल्सेस है, जो ज़बरदस्ती हमारी जो बुरी इच्छाएं हैं, उनको हम जो अपनी कहाँ भेज देते हैं, अनकॉन्शियस माइंड में वापस हम भेज देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा रिप्रेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटस पैसेज न्यूरोटिसिज्म, हॉस्पिक्स और एजिज्म, ठीक है। ये आपके क्या क्या हैं, ये आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और आगे जो है उनकी डेफिनेशन या उनके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला इन्होंने दिया है स्टेटस पैसेज। ये क्या है, हमारा ट्रांजेक्शन फेज बोलते हैं, इसे ट्रांजेक्शन फेज बोलते हैं। ये क्या है, अ चेंज इन द रोल एंड पोजिशन दैट अकर व्हेन एन इंडिविजुअल इन enters adolescence, become a parents, retires और become a widows and dead, ठीक है, and retires, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, स्टेटस पैसेज का मतलब क्या होता है, ये आपका ट्रांजेक्शन फेज बताता है, ठीक है। ट्रांजेक्शन फेज बताता है आपका स्टेटस पैसेज, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन फेज में क्या क्या बताता है, अ चेंज इन द रोल एंड पोजिशन दैट अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल, ये बताता है कि आप जब एक जगह से दूसरी जगह, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाते हो, जैसे एडोलसेंस के बाद पेरेंट्स बनोगे, फिर रिटायर होगे, फिर विडो या विडोअर हो जाओगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपकी एक स्टेजेस हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, स्टेटस पैसेज के अंतर्गत आती है, ठीक है। ये चेंज बताता है कि क्या क्या चेंजेस आपके अंदर हो रहे हैं, रोल्स में, पोजिशन में, जब आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जा रहे हो, तो ठीक है, ये स्टेटस पैसेज है। इसके बाद सेकेंड वाला है आपका न्यूरोटिसिज्म, ठीक है। न्यूरोटिसिज्म क्या है, ये है आपका बी वाला, अ कोर पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैरेक्टर्स बाय इमोशनल इनस्टेबिलिटी, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, सेल्फ डाउट्स एंड डिप्रेशन, ठीक है। ये वाला आपका ये, ठीक है, ये आपका बी वाला है, नहीं सॉरी ये वाला, ठीक है, ये बी वाला है। तो न्यूरोटिसिज्म में हमारा क्या होता है, ये एक अ ट्रेट्स दैट रिफ्लेक्ट अ पर्सनस लेवल ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक गुण है हमारा अंदर, जो हमारी क्या बताता है, पर्सन हमारे लेवल ऑफ इमोशनली हम किस लेवल पे है उसको हमें बताता है, ठीक है। तो अ कोर पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैरेक्टराइज बाय इमोशनल इनस्टेबिलिटी, कि हम कितने इनस्टेबल हैं, कभी कभी रो देते हैं, ठीक है। इरिटेबिलिटी, इरिटेट कितने रहता है, एंजाइटी हमें कितने रहती है, घबराहट, डर, ये सब हमें रहता है, अपने ऊपर हम डाउट कितना करते हैं, और डिप्रेशन में कितना रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन बताता है, न्यूरोटिसिज्म के अंतर्गत हम ये देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक कोर पर्सनैलिटी है हमारे अंदर, जो हमें इमोशनल स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, सेल्फ डाउट्स एंड डिप्रेशन को डिस्क्राइब करती है, हमारे इन गुणों को डिस्क्राइब करती है, ये हमारे न्यूरोटिसिज्म, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका हॉस्पाइस, ठीक है। हॉस्पाइस के हमारे क्या है, ये हमारा स्पेशलाइज्ड केयर दैट प्रोवाइड्स फिजिकल कंफर्ट एंड इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट फॉर पीपल्स नियरिंग द एंड ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये क्या है, जब आप अपनी लाइफ में लास्ट टाइम पे होता है, जब आपकी डेथ हो रही होती है, ठीक है, डेथ हो रही होती है बुढ़ापे में, बिल्कुल आप जब लास्ट स्टेज में हो, तब यह एक स्पेशलाइज्ड होम्स हैं, केयर सेंटर्स हैं, जहाँ क्या करते हैं, ये जो डेथ जिन लोगों की होने वाली है, जो बिल्कुल ओल्ड एज में, उनको कंफर्ट फील कराते हैं, ताकि वो अपने शांति से वो जा सके दुनिया से, ठीक है। तो ये क्या है, सर्विसेज इंक्लूडिंग द ऑप्शन ऑफ रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट, मतलब रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है इसमें,
घर है, हॉस्पिटल्स हैं, उसमें रखा जाता है। टर्मिनली इल दैट अलाउ देम टू लिव आउट देयर डेज आर इंडिपेंडेंटली एंड पेनलेसली एज पॉसिबल, मतलब कि लास्ट डेज उनके बहुत अच्छे से हेल्प की जाती है कि उनके लास्ट डेज बेहतर रहें, बेहतर हों, ठीक है, अंतिम दिन उनके अच्छे हों, ठीक है। फिर है एजिज्म। एजिज्म में हमारा क्या है? एजिज्म होता है हमारा अब बायस अगेंस्ट इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। हम क्या बोलते हैं ना, जब आपने देखा होगा कुछ लोग ना दूसरी एज ग्रुप की बहुत मजाक बनाते हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं, एडोलसेंस हैं, वो बूढ़े लोगों की बहुत मजाक बनाते हैं, तो वो किस में आता है? एजिज में आता है, ठीक है। मतलब हाँ, एक पक्षपात सा कि हम बूढ़े लोगों को उल्टा सीधा बोलते हैं कि भाई ये तो बूढ़े हैं, ये देखो बूढ़ा क्या कर रहा है, तो वो क्या है, वो आप जब बायस होते हैं कि कोई गलत तरीका आप एज के हिसाब से किसी को बुलिंग करते हो किसी, तो वो क्या बोलाते, वो कहलाती है एजिज्म कहलाती है। अब वाइडली प्रिवलेंट सोशल एटीट्यूड दैट ओवर वैल्यूज यूथ एंड डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट द एल्डरली, ठीक है। जो एल्डर लोग हैं उनके साथ हम जो पक्षपात या डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई किसी के वहाँ कमरा लेने जा रहा है और बहुत बुढ़ा है तो उसको कमरा देने से बचेंगे लोग, ठीक है, कि भाई कहीं डेथ ना हो जाए, मर ना जाए, इसका कौन देखेगा, घर परिवार अगर उसका नहीं है तो, ठीक है। तो ये क्या है? एजिज्म है, ठीक है। तो ये इनके आंसर है। तो सबसे पहले आपका स्टेटस पैसेज का फर्स्ट नंबर ये हो गया, ठीक है। न्यूरोटिज्म वाले का आपका ये हो गया, हॉस्पिसिस में आपका ये हो गया, और एजिज में आपका ये हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फेजेस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इन राइट सीक्वेंस, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन के जो आपको करने हैं, फेजेस करने हैं, तो आप किस तरीके से राइट सीक्वेंस में लगाओगे, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेशन का वही है कि आप अगर किसी को कुछ सिखाना चाहते हो, टीम को, मान लो आपने पनीर बनाना सिखाना है, तो आप कैसे सिखाओगे? पूरे ग्रुप को बुलाओगे, पनीर का सामान लाओगे, सामने खड़े होकर स्टेप बाय स्टेप वो सिखाते रहोगे, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपका डेमोन्स्ट्रेशन है। तो इसमें जो अगर स्टेज देखेंगे तो सबसे पहले इसके अंदर आएगी प्री डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज, ठीक है। प्री डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज आपकी इसके अंदर आएगी। दूसरे नंबर पे आपका आएगा एग्जीक्यूशन स्टेज, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? एग्जीक्यूशन स्टेज आएगा, ठीक है। फिर फॉलो अप स्टेज आएगी। फोर्थ नंबर पे आपका आएगा इसमें इवोल्यूशन स्टेज, और फिफ्थ नंबर पे आएगा रिकंसिडरेशन स्टेज, ठीक है। तो ये आपकी इसकी स्टेजेज हैं। सबसे पहले प्लानिंग करोगे, परफॉर्मिंग करोगे, और फिर इवोल्यूशन करोगे। इसका मेन स्टेजेस ये हैं, 3 स्टेज, जिसके अंदर आपका सबसे पहले प्री डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज हो गया, फिर एग्जीक्यूशन स्टेज हो गया, फॉलो अप स्टेज हो गया, फोर्थ नंबर पे इवोल्यूशन स्टेज आएगा, और लास्ट में रिकंसिडरेशन स्टेज आएगी, ठीक है। फिर 4 आवर्स ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन आर, ठीक है। तो रिसोर्स कंजर्वेशन के जो 4 आवर्स हैं, तो वो क्या है आपके? इसमें रीयूज़ है, ठीक है। रीयूज़ हो गया, रिफ्यूज़ हो गया, रीयूज़, रिफ्यूज़, रिड्यूस और रिसाइकिल, ये आपके 4 आवर्स हैं, ठीक है। क्या है? 4 आवर्स हैं, ठीक है, आपके रीयूज़, रिफ्यूज़, रिड्यूस और रिसाइकिल, ठीक है। तो रिफ्यूज़ का मतलब क्या है? रिफ्यूज़ का मतलब है डिक्लाइन करना, डिनाई करना, रिजेक्ट करना और रेसिस्ट करना, ठीक है। तो जो आपके रिसोर्सेज हैं, कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो रिजेक्ट करते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो आपके रिफ्यूज़ में आएगा, ठीक है। तो रीयूज़ हो गया, रिफ्यूज़ हो गया, रिड्यूस हो गया और रिसाइकिल हो गया। ये 4 आर्स हैं हमारे रिसोर्स कंजर्वेशन के, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आर, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के गोल्स क्या क्या हैं? तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के गोल्स हमारे क्या है? एक तो एम्प्लॉयज़ को कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग करना, ठीक है, ये हमारे ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट का गोल है। ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम एज अ रिसोर्स माने और उनको बेहतर तरीके से और भी ज़्यादा विकसित करें, डेवलप करें, ठीक है। अच्छी ट्रेनिंग दें, अच्छा माहौल दें, मोटिवेशन दें, ठीक है, जिससे वो और भी ज़्यादा डेवलप हो गया। ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट हम अच्छा बनाएं। तो ये आपके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के एम्स है, ठीक है। बाकी रिक्रूटमेंट करना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एम नहीं है, ना ही ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। मेन हमें उसकी स्किल्स पे काम करना है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ए, सी और डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज गाइडिंग फिलोसफी ऑफ डिज़ाइनिंग टास्क, ठीक है। डिज़ाइनिंग टास्क की गाइडिंग फिलोसफी हमारी कौन सी है? तो डिज़ाइनिंग टास्क की जो गाइडिंग फिलोसफी है वो है JFM, जस्ट फॉर मी, ठीक है। जस्ट फॉर मी यानी कि आप कोई भी बना रहे हो तो हर इंसान के लिए बना रहे हो, जस्ट फॉर मी मतलब मुझे ऐसा लगे सिर्फ मेरे लिए बना हुआ है, हर व्यक्ति को लगे सिर्फ मेरे लिए बना हुआ है। तो हर किसी के बारे में आप चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हो तो हर किसी का सोच के कर रहे हो, तो वो क्या होगा? जस्ट फॉर मी, ठीक है।
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हमारा कब लॉन्च हुआ था? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ये हमारा लॉन्च हुआ था 2013 में, ठीक है। कब हुआ था? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हमारा होता है 2013 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। 2013 में हमारा ये वाला एक्ट जो है वो लॉन्च हुआ था। कन्वर्ट्स इनटू लीगल इंटाइटलमेंट फॉर एग्जिस्टिंग फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है? फूड सिक्योरिटी एक्ट का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं, हमारे पास फूड्स है, और जो भी हमारे जो भी व्यक्ति हैं हमारे नेशन के, जितने भी लोग हैं, सबको इक्वल मिलना चाहिए। इसी में हमारा मिड डे मील स्कीम आएगी, ICDS आएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट, ये सब हमारे इसी के अंदर आते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर ही काम करते हैं, ठीक है। तो 2013 में ये हमारा स्टार्ट हुआ था आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें हमें मैच करनी है चीज़ों को। तो इसमें कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन आपका क्या होता है? कम्युनिकेशन है आपका एनीथिंग दैट कन्वे मीनिंग दैट कैरीज अ मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सिंपल है, एक पर्सन जब दूसरे व्यक्ति को क्या देता है? मैसेज देता है और एक मीनिंग कन्वे करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर का ये हो गया। फिर है प्रोग्राम प्लानिंग। क्या है प्रोग्राम प्लानिंग? है प्रोसीजर टू वर्किंग विद द पीपल इन एन एफर्ट्स टू रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम एंड टू डिटरमाइन पॉसिबल सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब हम क्या प्रोसीजर ऑफ वर्किंग विद द पीपल्स, लोगों के साथ काम कर रहे हैं हम, ठीक है, इन एन एफर्ट टू रिकॉग्नाइज, जिसमें हमने एक प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया और उसका समाधान हम निकाल रहे हैं, तो वो क्या है? प्रोग्राम प्लानिंग है, ठीक है। प्रोग्राम बनाया, प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया, और उस प्रोग्राम प्लानिंग में हम उसका समाधान निकाल रहे हैं, ठीक है। सेकेंड, फिर है एक्सटेंशन। थर्ड नंबर पे क्या आएगा? हमारा एक्सटेंशन आएगा, ठीक है। एक्सटेंशन में क्या है? एजुकेशन टू चेंज द एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस ऑफ द पीपल, ठीक है। इसमें क्या है? एक्सटेंशन में क्या है? एजुकेशन टू चेंज द एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस ऑफ द पीपल, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं? एक्सटेंशन में क्या करते हैं? हम लोगों का एजुकेशन टू चेंज द एटीट्यूड और प्रैक्टिसेस को हम बदलने की कोशिश करते हैं लोगों का, कि लोग क्या करें? लड़कियों को पढ़ाने पे जोर दें, तो एक्सटेंशन के थ्रू ही तो हम उन्हें सिखाएंगे ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। लीडरशिप क्या हो गई आपकी? थर्ड। फिर लास्ट है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन अ गिवन सिचुएशन, ठीक है। किसी भी सिचुएशन में, दी हुई सिचुएशन पे आपको क्या करोगे? आप किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करोगे, बदलाव करने की, उसे कन्विंस करने की कि वो अपने बिहेवियर को बदले, अपनी बेटियों को पढ़ाए, तो वो लीडरशिप करेगा, ठीक है। लीडरशिप वाले लोगों की, जैसे कि अगर कोई भी मोदी जी आ गए तो सबको लगता है कि मोदी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो लोगों के बिहेवियर को क्या करते हैं? बदल सकते हैं, ठीक है, चेंज कर लेते हैं लोग अपने बिहेवियर को, जो भी वो बोल रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये अब 99 वाला क्वेश्चन था। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे आज, बाकी हम करेंगे कल। तो 100 के बाद के हम कल करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बोला? अरेंज द स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन सीक्वेंस, ठीक है। इस सीक्वेंस में डालेंगे हम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को, ठीक है। तो सीक्वेंस में जब हम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को डाल रहे हैं, तो इसमें पहले नंबर पे हमारा क्या आएगा? इस्टेब्लिश रेपो एंड आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपने? अगर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आप करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको रेपो को इस्टेब्लिश करना है अपनी, ठीक है। एक आपने इमेज बनानी है और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, कोई भी अगर आप प्रोग्राम बनाने जा रहे हो कम्युनिटी डेवलपमेंट में, ठीक है। तो पहले नंबर पर ही आएगा। दूसरे नंबर पर आएगा आपका डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल चैनल, जो भी जिसके थ्रू भी आप अपनी बातों को पहुंचा रहे हो, अपना काम कर रहे हो, उस चैनल को आप ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करोगे, ठीक है। सेकंड नंबर पे ये आएगा। फिर है आपका थर्ड नंबर पे आएगा आपका डेवलपिंग कम्युनिकेशन। फिर आप कम्युनिकेशन को डेवलप करोगे, लोगों से बात करोगे, जो भी आपने प्रोसीजर आपने बनाया उस पर आप काम करोगे, ठीक है। थर्ड नंबर पे ये आएगा। फिर फोर्थ नंबर पे आपका आएगा सिक्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स, ठीक है। आप क्या करोगे? लोगों के पार्टिसिपेशन भी लोगों का कराओगे, लोगों के को पार्टिसिपेट करने के लिए इकट्ठा करोगे, ठीक है। फिर लास्ट में आएगा आपका प्लानिंग प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। लास्ट में आप क्या करोगे? प्लानिंग प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट्स को बनाओगे, ठीक है। लास्ट में आपका प्लानिंग प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट्स बनेंगे, ठीक है। तो ये आपके स्टेप्स हो गए डेवलपमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के, ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के स्टेप्स हैं ये, जब आप कोई भी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को बनाओगे। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि 1 घंटे का वीडियो जा रहा है और मैं इतने एक्सप्लेन कर रही हूँ क्वेश्चंस को कि लगभग 25 क्वेश्चन में मुझे लग रहा है 1 घंटा, ठीक है। तो आप सोच लो अभी हम 100 क्वेश्चन तक पहुँच गए हैं। 100 तक भी क्या, हमने 50 से ही स्टार्ट किया था, तो 50 क्वेश्चन आज हमारे कंप्लीट हो गए। बचे हुए जो हमारे 100 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन है, वो हम 1-2 दिन में अपने 2 वीडियो में और उनको कंप्लीट करेंगे। तो हर क्वेश्चन को मैंने ये देखा है कि इसमें थोड़ा अलग सा सिलेबस तो है, बल्कि
कि जो हम बहुत कम पढ़ रहे हैं उससे अब काम नहीं चलेगा। आपको बहुत होम साइंस को इन डेप्थ स्टडी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो होम साइंस है वो बहुत बड़ा फील्ड है। आप देखो बीएससी में पूरा पढ़ते हो 4 साल, उसके बाद फिर आप एमएससी में 2 साल पढ़ते हो, और अगर हम देखें तो पूरा सिलेबस हर जगह पढ़ाया भी नहीं जाता है। कई जगह आप एमएससी सिर्फ फूड एंड न्यूट्रिशन से कर रहे हो या फिर किसी और सब्जेक्ट से कर रहे हो, एचडी से कर रहे हो, तो उसमें क्या है, बाकी सब्जेक्ट्स तो आपने नहीं पढ़े ना, लेकिन इसमें सारे आ रहे हैं। तो अगर आप किसी भी फील्ड से आपने एमएससी की है, लेकिन नेट में आपके सभी सब्जेक्ट के आते हैं, इसमें आपका टेक्सटाइल भी आएगा, ठीक है, आपका एचडी भी आएगा, आपका एफआरएम भी आएगा, जबकि आपने वो सब्जेक्ट पढ़े ही नहीं है एमएससी लेवल पे, ठीक है। और तो इसलिए अब इसमें ऐसा नहीं चलेगा, आपको बहुत इन डेप्थ और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अभी तो मैं एक छोटी, मैं जितनी भी वीडियो डाल रही हूँ अभी तो मैं थोड़ी कम वीडियो डाल रही हूँ, शॉर्टकट वाली, जो कि आपका थोड़ा रिवीजन हो जाए एग्जाम के लिए। लेकिन अब मुझे जो अपनी अगली सीरीज़ में बनाऊंगी तो वो कम से कम 1-1.5 साल का पेपर चलेगा, और 1-1.5 साल तक तैयारी उसमें हमें करके बहुत इन डेप्थ डिटेल में हर टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो हमारा अब नहीं चल पाएगा। जैसे कि बहुत से क्वेश्चन मैं देख रही हूँ, लगभग 40% जो है वो इस तरीके का है जो उस पोर्शन को हम छोड़ते ही नहीं है, हम छोड़ देते हैं उस पोर्शन को, ठीक है। तो उसमें से 40% आया है। जैसे कि ये भी है आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने कहाँ पढ़ा था। तो बहुत सी पोर्शन हमारा जो है हम छोड़ देते हैं, उसमें से आए हम मेन पढ़ते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, आपको पूरा होम साइंस ही पढ़ना पड़ेगा। तो भाई लग जाओ काम पे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं चलने का है भाई। चलो, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।